हेलो क्लास। सो अगेन आज हम बात करने वाले हैं इसमें विटामिन्स के डिफिशिएंसी के लिए। तो आज हम बात करेंगे विटामिन डी डिफिशिएंसी के लिए। तो बेसिकली आपको पता है कि विटामिन डी एक फैट सॉल्युबल विटामिन है, जिसे हम कई बार सनशाइन विटामिन भी कहते हैं, क्योंकि हमारा बॉडी क्या है, सनलाइट की हेल्प से विटामिन डी बना सकता है। तो विटामिन डी का जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है, कैल्शियम और फास्फोरस का मेटाबॉलिज्म जो है उसको रेगुलेट करना। ठीक है, बोन फॉर्मेशन और मिनरलाइजेशन में हेल्प करना, मसल्स की जो भी नॉर्मल फंक्शनिंग है इसको मेंटेन करना, एंड ग्रोथ और डेवलपमेंट में एक रोल प्ले करना। तो जब बॉडी में विटामिन डी की क्या होती है, कमी हो जाती है, और तो क्या होता है, कैल्शियम और फास्फोरस का जो बैलेंस है ये डिस्टर्ब हो जाता है, जिससे बोन्स क्या होती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं। एंड चिल्ड्रन में विटामिन डी डेफिशिएंसी से जो डिजीज़ होती हैं, जैसे कि रिकेट्स, ठीक है, और एडल्ट्स में ऑस्टियोमलासिया। ठीक है, तो विटामिन डी इज़ अ फैट soluble विटामिन दैट रेगुलेट्स कैल्शियम एंड फास्फोरस मेटाबॉलिज्म and is essential for healthy bones, teeth, muscles, and immune function. So it is synthesized in the skin upon exposure to sunlight and is also obtained from dietary sources. So deficiencies की क्या है, develop due to inadequate sunlight exposure, poor dietary intake, malabsorption disorders, chronic kidney disease, liver disease, or increased physiological requirements. तो अभी मैंने आपसे कहा कि क्लिनिकल फीचर्स में बच्चों में रिकेट्स हो जाना, एडल्ट्स में ऑस्टियोमलाशिया, ठीक है, बोन पेन होना, मसल वीकनेस, ग्रोथ का डिले हो जाना, बो का मतलब धनुष और लेग्स का मतलब पैर, पैर का जो शेप है या स्ट्रक्चर है वो धनुष जैसा हो जाना, और स्केलेटल डिफॉर्मिटीज़, फ्रीक्वेंट फ्रैक्चर्स या डेंटल एबनॉर्मलिटीज़, ये चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, तो खैर पहले तो हम डाइटरी मैनेजमेंट से आउटलाइंस पहले हम बात करेंगे, इसके सोर्सेज क्या होंगे। विटामिन डी जो है हमें दो मेन सोर्सेज से मिलता है। पहला है सनलाइट। ठीक है, स्किन में प्रेजेंट एक प्रिकर्सर मॉलिक्यूल सनलाइट की जो यूवी बी रेज की हेल्प से विटामिन डी में कन्वर्ट करता है। इसीलिए रेगुलर सनलाइट एक्सपोजर विटामिन डी के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा जो डाइटरी सोर्सेस हैं, यहीं से आप डाइटरी मैनेजमेंट में देख लीजिए, तो विटामिन डी रिच फूड जैसे कि फ़िश ऑयल हो गया, एंड फैटी फिश, एग यॉक, मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स जो भी हैं, फोर्टिफाइड फूड्स जो हैं, तो इंक्रीज इनटेक ऑफ मिल्क, चीज़, योगर्ट, एग यॉक, फिश, कॉड लिवर ऑयल, फोर्टिफाइड डेयरी प्रोडक्ट्स एंड फोर्टिफाइड सीरियल्स। तो अब अगर हम टाइप्स ऑफ विटामिन डी की बात करें, ठीक है, इसमें वैसे वो सारी चीज़ें नहीं हैं, शॉर्ट में ही है। तो विटामिन डी के जो मेन फॉर्म्स होती हैं, इसमें विटामिन डी टू का मतलब इसको बोलते हैं एर्गो कैल्सिफेरॉल। ठीक है, डी टू का मतलब क्या है, एर्गो कैल्सिफेरॉल। तो मेनली ये प्लांट सोर्सेज से मिलेगा। और विटामिन डी थ्री जिसको बोलते हैं कॉलिक कैल्सिफेरॉल, ये स्किन में सनलाइट एक्सपोजर से बनता है, तो ये बॉडी में ज़्यादा इफेक्टिव फॉर्म माना जाता है जो सनलाइट से आता है। तो ओवरऑल अगर हम फंक्शन की बात करें तो विटामिन डी का काम क्या है, कैल्शियम को एब्जॉर्ब करना। विटामिन डी का सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है इंटेस्टाइन से कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को बढ़ाना। और विटामिन डी क्या करता है, इंटेस्टाइन में कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ाता है। ठीक है, इससे ब्लड कैल्शियम लेवल मेंटेन रहता है और बोन्स को कैल्शियम मिलता रहता है। दूसरी चीज़ कि ये फास्फोरस का मेटाबॉलिज्म कराता है। विटामिन डी क्या करता है, फास्फोरस एब्जॉर्प्शन और यूटिलाइजेशन में हेल्प करता है। तो कैल्शियम और फास्फोरस दोनों ही बोन्स के लिए एसेंशियल मिनरल्स हैं। इसके अलावा बोन फॉर्मेशन और मिनरलाइजेशन में कि बोन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कैल्शियम और फास्फोरस की जो डिपोजिशन है बहुत ज़रूरी है।
तो विटामिन डी की कमी से क्या होता है, बोन मिनरलाइजेशन कम हो जाता है, बोन सॉफ्ट और वीक हो जाती हैं, ठीक है। इसके अलावा मसल फंक्शंस की बात करें तो विटामिन डी मसल्स की नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन और स्ट्रेंथ को मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो इसकी डेफिशिएंसी में मसल वीकनेस, डिफ़िकल्टी इन मूवमेंट हो सकती है। और इसके अलावा इम्यून फंक्शन की बात करें तो विटामिन डी इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करने में भी अपना बेटर रोल देता है, ठीक है। तो आखिर वजह क्या है विटामिन डी की कमी की? कॉजेज़ ऑफ विटामिन डी डिफिशिएंसी बात करें तो कि सबसे पहले लैक ऑफ सनलाइट एक्सपोजर सबसे कॉमन कॉज है, रीज़न। बहुत से लोग इंडोर लाइफस्टाइल जीते हैं, घर के अंदर रहते हैं, बाहर निकलते नहीं हैं, धूप होगी तो, या बहुत निकलते भी तो बहुत कम सनलाइट एक्सपोजर है, और बहुत कवर्ड क्लॉथिंग पहनते हैं कि फुल कपड़े, फेस ढका कि बॉडी पे कभी भी सनलाइट पड़ी नहीं रही है, और या फिर डार्क इन्वायरमेंट पे ज़्यादा रहना भी इस चीज़ है, ठीक है। इसके अलावा पुअर डाइटरी इनटेक, अगर डाइट में विटामिन डी रिच फूड्स की कमी है तो डेफिशिएंसी हो सकती है, ठीक है। या फिर मैल अब्जॉर्प्शन डिसऑर्डर्स, कुछ डिजीज़ेज़ में विटामिन डी एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, एग्जांपल के तौर पे इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स या क्रोनिक डायरिया में या सीलियाक डिजीज़ में, ठीक है। तो ये चीज़ें हमारी इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होकर ब्लड में पहुंच ही नहीं पाती हैं। एंड लीवर और किडनी डिजीज़ में विटामिन डी को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए लीवर और किडनी की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। तो अगर ऑर्गन्स की डिजीज़ में विटामिन डी एक्टिवेशन अफेक्ट हो सकता है, तब तो ऑब्वियसली बात है विटामिन डी होते हुए भी कोई काम नहीं, किसी काम का नहीं रहेगा। एंड कई बार रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है कुछ कंडीशन में, जैसे कि बच्चों में, जो छोटे बच्चों की ग्रोथ के लिए, चाइल्डहुड ग्रोथ में, प्रेगनेंसी, लैक्टेशन, इन सब में विटामिन डी की ज़रूरत ज़्यादा रहती है। तो अभी जो हम बात करेंगे डिजीज़ ड्यू टू विटामिन डी, ठीक है, इसको दिखी रही है शॉर्ट में, ठीक है। तो रिकेट्स मेनली चिल्ड्रंस में होने वाली डिजीज़ है, इसमें ग्रोइंग बोन प्रॉपरली मिनरलाइज नहीं हो पाती, ठीक है। इसके अलावा ऑस्टियोमेलासिया, ये अडल्ट्स में होता है, इसमें पहले से बनी हुई जो बोन्स हैं इनका जो मिनरलाइजेशन क्या होता है, ये कम हो जाता है और बोन्स काफ़ी सॉफ्ट हो जाती हैं। तो इस वजह से ओवरऑल जो क्लिनिकल फीचर्स होते हैं विटामिन डी डेफिशिएंसी के, कि बच्चों में रिकेट्स होना। अब रिकेट्स से क्या होता है, बच्चों की जो ग्रोथ है उसमें डिले हो जाता है, बच्चों की ग्रोथ स्लो हो जाती है, डेवलपमेंट डिले हो जाता है। इसके इसके अलावा बोन डिफॉर्मिटीज़, क्योंकि बोन्स सॉफ्ट हो जाती हैं तो बो लेग्स मतलब टांगों का बाहर की तरफ कर्व हो जाना, और स्केलेटल डिफॉर्मिटीज़ वगैरह ये सी चीज़ें हो सकती हैं। स्कल चेंजेस, बच्चों में सॉफ्ट स्कल बोन्स, डिलेड क्लोजर ऑफ जो फॉन्टानेल, ये देखा जा सकता है। एंड चेस्ट डिफॉर्मिटी भी हो सकता है, रिकेट्स में रेप चेंजेस हो सकते हैं, चेस्ट वॉल एब्नॉर्मलिटीज़ आ सकती हैं, ठीक है। एंड टूथ का डेवलपमेंट ये भी डिले हो सकता है। तो विटामिन डी डेफिशिएंसी में टीथ एरप्शन डिले हो सकता है, ठीक है। अगर हम क्लिनिकल फीचर्स की बात करें अडल्ट्स में, ठीक है, ऑस्टियोमलाशिया के लिए, तो बोन का पेन होना, कॉमन सिम्टम्स जनरलाइज्ड पेन, ठीक है, ओवरऑल पूरी बॉडी की हड्डियों का दर्द होना, बैक पेन, हिप पेन, ये चीज़ें हो सकती हैं। मसल वीकनेस, पेशेंट को कमज़ोरी या चलने में डिफ़िकल्टी हो सकती है। फ्रैक्चर का रिस्क बढ़ सकता है क्योंकि बोन्स कमज़ोर हो जाती हैं, ठीक है। तो खैर एक्सरे और ब्लड टेस्ट वगैरह से विटामिन डी वगैरह और इन चीज़ों का पता चल सकता है। अभी हम बात करेंगे आउटलाइन ऑफ मैनेजमेंट के लिए फिर से, ठीक है। तो सबसे पहले डाइटरी मैनेजमेंट में क्या है, एनिमल सोर्सेज, फिश लिवर ऑयल, एग यॉक, मिल्क, चीज़, ये सब चीज़ें ले सकते हैं। इसके अलावा जो फोर्टिफाइड फूड है, विटामिन डी फोर्टिफाइड मिल्क या सीरियल्स वगैरह,
इसके अलावा विटामिन डी का सप्लीमेंट ले सकते हैं। डेफिशिएंसी को करेक्ट करने के लिए विटामिन डी से सप्लीमेंट दिए जाते हैं। डोज पेशेंट की एज और सिविरिटी के अकॉर्डिंग डिसाइड की जाती है। इसके अलावा कैल्शियम का सप्लीमेंटेशन, कई केसेस में विटामिन डी के बाद में कैल्शियम भी दिया जाता है, क्योंकि दोनों बोन्स के लिए एक दूसरे के साथ में काम करते हैं। ठीक है। एंड ट्रीटमेंट ऑफ अंडरलाइंग कॉज की बात करें तो अगर डेफिशिएंसी किसी डिजीज़ की वजह से हो तो कंडीशन को ट्रीट करना ज़रूरी है। जैसे मैलअब्जॉर्प्शन डिसऑर्डर है, या किडनी डिजीज़ है, या लीवर डिजीज़ है। इसके अलावा सनलाइट एक्सपोजर, रेगुलर सेफ सनलाइट एक्सपोजर विटामिन डी प्रोडक्शन में हेल्प करता है। ठीक है। प्रिवेंशन की बात करें तो एडिक्वेट सनलाइट एक्सपोजर, बैलेंस डाइट लीजिए, सप्लीमेंटेशन हाई रिस्क ग्रुप्स जैसे कि ग्रोइंग चिल्ड्रन, प्रेग्नेंट वुमेन, एल्डरली इंडिविजुअल, इन लोगों को ध्यान से लेना चाहिए। ठीक है। तो ओवरऑल हमारा ये रिलेटेड टू विटामिन डी कंप्लीट हुआ। अभी जो हम नेक्स्ट बात करेंगे वो है विटामिन के डेफिशिएंसी, सेम तरीके से। ठीक है। ओके। तो अभी हम विटामिन के डेफिशिएंसी के बारे में बात करेंगे। विटामिन के एक फैट सॉल्युबल विटामिन है। ये बॉडी में मेनली रूप से ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज़्म, मीन्स खून का थक्का बनाने के लिए जो प्रोसेस है, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो क्लॉटिंग फैक्टर्स की सिंथेसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है विटामिन के1, के2, के3 तीन टाइप में आता है, फाइटोनाडायोन, मीनाक्विनोन और मीनाडायोन के फॉर्म में। तो विटामिन के को हम कई बार एंटी हेमरेजिक विटामिन बी कहते हैं, क्योंकि इसकी कमी से होने पर ब्लीडिंग टेंडेंसी बहुत बढ़ जाती है। तो विटामिन के का जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स का सिंथेसिस, नॉर्मल कोआगुलेशन प्रोसेस को मेंटेन करना, बोन मेटाबॉलिज्म में हेल्प करना। और जब बॉडी में विटामिन के की कमी हो जाती है तो ब्लड क्लॉटिंग जो है प्रॉपरली नहीं हो पाती, और पेशेंट में क्या होता है, एक्सेसिव ब्लीडिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। तो विटामिन के जो सोर्स आते हैं, आपको ही पता है कि डाइटरी सोर्सेस में पालक हो गई, ठीक है, कैबेज हो गई, ब्रोकली है, ग्रीन बीन्स हो गए, इनमें विटामिन के ज़्यादा पाया जाता है। अदर सोर्स में अंडे हो गए, मीट हो गए, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, इन चीज़ों में भी। तो उसके अलावा इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया, हमारी इंटेस्टाइन में कुछ नॉर्मल बैक्टीरियाज होते हैं जो विटामिन के को प्रोड्यूस करते हैं, इसीलिए हेल्दी इंटेस्टाइन फ्लोरा भी विटामिन के सप्लाई में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ओवरऑल टाइप्स ऑफ विटामिन के क्या हो सकता है, के1 अभी मैंने बोला फाइलोक्विनोन प्लांट सोर्स से मिलता है, तो मेनली ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में पाया जाता है। दूसरा विटामिन के2, इसको बोलते हैं मीनाक्विनोन, इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया के थ्रू रिप्रोड्यूस किया जाता है। एंड तीसरा के3 मीनाडायोन, ये सिंथेटिक फॉर्म है जो हम बाहर से लेते हैं अलग से। तो फंक्शंस क्या है विटामिन डी के का, कि ब्लड क्लॉटिंग मेन फंक्शन है इसका। ठीक है। कि विटामिन के का सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन कोआगुलेशन प्रोसेस में होता है। तो विटामिन के लीवर में कुछ इंपॉर्टेंट क्लॉटिंग फैक्टर्स के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 7, फैक्टर नंबर 2, 9 और 10। ठीक है। प्रोथ्रोम्बिन फैक्टर नंबर 7 का नाम है प्रो एक्सेलरिन, हाँ शायद प्रो एक्सेलरिन या प्रो कन्वर्टिन है, हाँ प्रो कन्वर्टिन। फैक्टर नंबर 9 स्टुअर्ट पावर फैक्टर। फैक्टर नंबर 10, फैक्टर नंबर 10 का नाम है स्टुअर्ट पावर फैक्टर। फैक्टर नंबर 9 का नाम है प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कंपोनेंट। ठीक है। तो खैर, तो इसके अलावा प्रोटीन सी और प्रोटीन एस के सिंथेसिस में भी इसका रोल होता है। खैर, तो ये बेसिकली बोन हेल्थ में सबसे बेटर काम करता है। बोन हेल्थ में जैसे कि विटामिन के बोन मेटाबॉलिज्म में भी रोल प्ले करता है अपना। तो बोन ऑस्टियोकैल्सिन के एक्टिवेशन में हेल्प करता है, इसीलिए डेफिशिएंसी में बोन हेल्थ भी इसकी अफेक्ट हो जाती है कई बार। तो विटामिन के की डेफिशिएंसी के कॉजेज़ क्या हैं, कि अगर आप डाइट सही से नहीं ले रहे हैं, अगर डाइट में विटामिन के रिच फूड्स की कमी है, ठीक है, तो ग्रीन वेजिटेबल्स कम लेने की वजह से या मैल न्यूट्रिशन, तो डेफिशिएंसी हो सकती है।
फैट मैल अब्जॉर्प्शन, क्योंकि विटामिन के एक फैट सॉल्युबल विटामिन है, अगर फैट का एब्जॉर्प्शन ख़राब है तो विटामिन के एब्जॉर्प्शन भी कम हो जाएगा। जैसे क्रॉनिक डायरिया, सीलियाक डिजीज़, पैंक्रियाटिक डिजीज़ या बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है, लीवर डिजीज़ वगैरह ये चीज़ें हो सकती हैं। एंड लीवर क्लॉटिंग फैक्टर्स बनाने का एक मेन ऑर्गन है, तो लीवर डिजीज़ में क्लॉटिंग फैक्टर प्रोडक्शन कम हो सकता है। लॉन्ग टर्म एंटीबायोटिक यूज़ कर रहे हैं तब भी ऐसा हो सकता है। जो न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं, नए बच्चे, तो न्यू बॉर्न बेबीज़ में विटामिन के डिफिशेंसी का रिस्क ज़्यादा होता है, क्योंकि इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया पूरी तरीके से डेवलप नहीं होते हैं। ब्रेस्ट मिल्क में विटामिन के की मात्रा भी कम होती है, इसलिए जो नए बच्चे होते हैं, न्यू बॉर्न्स, उनको विटामिन के इंजेक्शन्स कई बार लेने पड़ सकते हैं, ठीक है। तो खैर, तो क्लिनिकल फीचर्स की अगर हम बात करें तो इसकी कमी से एक्सेसिव ब्लीडिंग हो सकती है, सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है, ठीक है। एंड जैसे पेशेंट में चोट लगने पर ज़्यादा ब्लीडिंग होना, ब्लीडिंग जल्दी बंद नहीं होना, ये सारी चीज़ें। इजी ब्रोशिंग, स्किन के नीचे छोटे वेजल्स में ब्लीडिंग होने के कारण, ठीक है, ब्रोशेस आसानी से बन सकते हैं, ठीक है। ब्लीडिंग फ्रॉम नोज़, जिसे हम एपिस्टैक्सिस कहते हैं, नोज़ ब्लीडिंग। एंड ठीक है, गम्स में ब्लीडिंग, जीआई ब्लीडिंग, ब्लड इन यूरिन और स्टूल। प्रोथ्रोम्बिन टाइम मीन्स क्या बोलते हैं उसको, कोगुलेशन टाइम बढ़ जाना, बहुत देर में खून के थक्के बन रहे हैं। हेमोरेजिक डिजीज़ ऑफ न्यूबॉर्न, काफ़ी चीज़ें, जैसे न्यूबॉर्न बेबीज़ में सीवियर विटामिन के की कमी से सीरियस ब्लीडिंग कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, इसीलिए बर्थ के बाद में विटामिन के इंजेक्शन दिया जाता है। एंड नेक्स्ट, डायग्नोसिस ऑफ विटामिन के डिफिशिएंसी के लिए प्रोथ्रोम्बिन टाइम PTINR टेस्ट होते हैं। तो विटामिन के की कमी में प्रोथ्रोम्बिन का जो टाइम है वो ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो INR बढ़ सकता है, इंटरनेशनल नॉर्मलाइज रेशियो, क्योंकि क्लॉटिंग स्लो हो जाती है। डाइटरी और मेडिकल हिस्ट्री, हम देखते हैं कि डाइट पैटर्न क्या है, एंटीबायोटिक तो यूज़ नहीं कर रहे हैं, लीवर डिजीज़ या मैल अब्जॉर्प्शन हिस्ट्री वगैरह, ठीक है, ये सारी चीज़ें। अभी हम मैनेजमेंट की बात करेंगे। सबसे पहले डाइटरी मैनेजमेंट में विटामिन के रिच फूड्स जो भी आते हैं, अभी मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, इसमें स्पिनाच, कैबेज, ब्रोकली, लेट्यूस, ये सारी चीज़ें। अदर सोर्सेस में एग, मीट, डेयरी प्रोडक्ट। इसके अलावा विटामिन के सप्लीमेंट ले सकते हैं जैसे कि विटामिन के सप्लीमेंट्स में इंजेक्शन आ सकता है और अलग अलग तरीके से। ट्रीटमेंट ऑफ अंडरलाइंग कॉज की बात करें तो अगर डेफिशिएंसी किसी दूसरी कंडीशन के कारण है तो उसका ट्रीटमेंट ज़रूरी है। एग्जांपल के तौर पे मैल एब्जॉर्प्शन या इंटेस्टाइनल डिजीज़ का ट्रीटमेंट। लीवर डिजीज़ में लिवर कंडीशन में मैनेज करना। एंटीबायोटिक रिलेटेड डेफिशिएंसी है तो अननेसेसरी लॉन्ग टर्म एंटीबायोटिक्स का यूज़ अवॉइड कीजिए, ठीक है। एंड प्रिवेंशन की बात करें तो न्यूबॉर्न प्रिवेंशन में सभी न्यूबॉर्न बेबीज़ को विटामिन के इंजेक्शन दिया जाता है ताकि ब्लीडिंग कॉम्प्लिकेशंस प्रिवेंट हो सकें। तो दैट्स इट। तो एक बैलेंस डाइट लीजिए। एंड सो प्रिवेंशन में बैलेंस डाइट के लिए रेगुलर इनटेक ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, न्यूट्रिएंट रिच फूड्स, यही सब लीजिए ताकि विटामिन के की कमी ना हो और इजीली जो कोआगुलेशन रिलेटेड चीज़ें हैं वो मैनेज रहें, ठीक है। तो अभी जो हमारा नेक्स्ट आएगा वो है जनरल मैनेजमेंट ऑफ विटामिन डेफिशिएंसी डिजीज़ेस, ठीक है, कि विटामिन डेफिशिएंसी डिजीज़ को जनरली हम कैसे मैनेज करेंगे, कैसे उनका प्रिवेंशन करेंगे। एंड दैट्स इट। यही सारी चीज़ें पहले हम डिटेल में समझते हैं इसको। देखिए, ओवरऑल विटामिन डेफिशिएंसी जो भी हैं या विटामिन डेफिशिएंसी से होने वाले जो भी डिजीज़ेस हैं, इनके मैनेजमेंट के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान देना होगा। अब तक हमने अलग अलग विटामिन की डेफिशिएंसी और उनसे होने वाले डिजीज़ को समझा। अब हम डिस्कस करेंगे कि विटामिन डेफिशिएंसी डिजीज़ को जनरली कैसे मैनेज किया जाता है, इनकी प्रिवेंशन कैसे की जा सकती है। तो किसी भी विटामिन डेफिशिएंसी का ट्रीटमेंट सिर्फ विटामिन देने तक लिमिटेड नहीं होता है। हमें हमेशा डेफिशिएंसी के कॉज को आइडेंटिफाई करना होता है और उसको करेक्ट करना, और फ्यूचर में डेफिशिएंसी दोबारा ना हो इसके लिए कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स लेने होते हैं। तो अगर हम जनरल प्रिंसिपल की बात करें तो विटामिन डेफिशिएंसी
डिजीज़ के मैनेजमेंट को हम कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहले तो अभी हमने बात किया था आइडेंटिफिकेशन, असेसमेंट ऑफ डेफिशिएंसी, डाइटरी मैनेजमेंट, विटामिन सप्लीमेंटेशन, ट्रीटमेंट ऑफ अंडरलाइंग कॉज या मैनेजमेंट ऑफ एसोसिएटेड कॉम्प्लिकेशंस, पेशेंट एजुकेशन या फिर स्ट्रेटजीज़ को प्रिवेंट करना, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो खैर ओवरऑल यहाँ पे 4 से 5 पॉइंट लिखे हैं, बट इनको मैं थोड़ा सा एलेबोरेट करके आपको समझाऊंगा। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन और असेसमेंट विटामिन डिफिशिएंसी का सबसे पहला स्टेप होता है कि डिफिशिएंसी को आइडेंटिफाई करो, क्योंकि हर विटामिन की जो डिफिशिएंसी के जो सिम्टम्स होते हैं ये अलग अलग हो सकते हैं। असेसमेंट में हम देखते हैं क्लिनिकल हिस्ट्री, है ना, पेशेंट से पूछा जाता है कि डाइट पैटर्न क्या है, कैसा है, कौन कौन से फूड्स कंज्यूम करते हैं, कोई क्रॉनिक डिजीज़ है या नहीं, कोई मेडिसिन लंबे समय से ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, है ना। फिज़िकल एग्जामिनेशन में साइंस को चेक करते हैं, जैसे स्किन चेंजेस, आई चेंजेस और गम ब्लीडिंग, बोन डिफॉर्मिटी या न्यूरोलॉजिकल सिम्टम। लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस में कुछ केसेस में हम ब्लड टेस्ट भी करते हैं, है ना। एग्जांपल से विटामिन के लेवल को चेक करते हैं, हीमोग्लोबिन लेवल चेक करते हैं, कैल्शियम और फास्फोरस का लेवल और बाकी कोआगुलेशन टेस्ट वगैरह। उसके अलावा डाइटरी मैनेजमेंट ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। विटामिन डिफिशिएंसी डिजीज़ के मैनेजमेंट का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है बैलेंस डाइट देखना, क्योंकि विटामिन का जो मेन नेचुरल सोर्स फूड ही है। तो बैलेंस डाइट में इंक्लूड आपको करना चाहिए फ्रूट्स को, सिट्रस फ्रूट, विटामिन सी, मैंगो, पपाया जिसके अंदर विटामिन ए हो, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, इसमें विटामिन ए, के और फोलेट बहुत होता है, जैसे स्पिनाच हो गए या अदर ग्रीन वेजीज हो गई। मिल्क और जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं इसमें विटामिन डी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ये सब बहुत मिलेगा। एग्स और मीट में विटामिन B12, विटामिन डी और विटामिन ए। एंड होल ग्रेन्स जो होते हैं तो इसमें जैसे कि वीट हो गया, राइस हो गया, पल्सेस, इसमें बी कॉम्प्लेक्स मिलता है। ठीक है, नट्स और सीड्स में भी बी कॉम्प्लेक्स और ई बहुत पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा विटामिन सप्लीमेंटेशन बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक डिफिशिएंसी एंड सिविरिटी। जब केवल डाइट से डिफिशिएंसी करेक्ट नहीं हो पाती या डिफिशिएंसी ज़्यादा सीवियर होती है तो विटामिन सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं। तो सप्लीमेंटेशन का टाइप और डोज डिपेंड करता है, कौन सा विटामिन डिफिशिएंट है और डिफिशिएंसी की सिविरिटी, पेशेंट की एज, मेडिकल कंडीशन, बहुत सारी चीज़ें। जैसे विटामिन ए कमी है तो विटामिन ए का सप्लीमेंट, B12 डिफिशिएंसी है तो ओरल या इंजेक्टेबल B12। ऐसे तरह सी, डी, के, इन सब के लिए लेते हैं, हमने बार बार पढ़ा है ना। तो ओरल सप्लीमेंटेशंस हमें टैबलेट, कैप्सूल, सिरप इस सब फॉर्म में आते हैं, इंजेक्टेबल्स के फॉर्म में भी आते हैं। ठीक है, एंड अंडरलाइंग डिजीज़ेस जो होती हैं, अगर विटामिन डिफिशिएंसी किसी दूसरी डिजीज़ की वजह से है तो विटामिन देने से प्रॉब्लम तो पूरी तरह सॉल्व होगी नहीं, इसीलिए अंडरलाइंग कॉज को भी ट्रीट करना ज़रूरी है। जैसे कि मैल एब्जॉर्प्शन डिसऑर्डर, मैल एब्जॉर्प्शन मतलब चीज़ें एब्जॉर्ब नहीं हो रही हैं, है ना, इंटेस्टाइन हमारा विटामिन को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है, तो मतलब कि कोई इंटेस्टाइनल डिजीज़ है तभी तो ऐसा हो रहा है। तो न्यूट्रिशनल सपोर्ट होगा तभी तो ये सारी चीज़ें हमें देखना पड़ेगा। क्रॉनिक डायरिया है या फिर लीवर डिजीज़ है, ड्रग रिलेटेड डिफिशिएंसी है कुछ, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी हो सकती हैं। उसके अलावा जो भी एसोसिएटेड कॉम्प्लिकेशंस हैं इनको मैनेज करना, विटामिन डिफिशिएंसी लंबे समय तक रहने पर कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, इसीलिए एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट ज़रूरी है। ठीक है, तो विटामिन ए डिफिशिएंसी कॉम्प्लिकेशन, विजन प्रॉब्लम, मैनेजमेंट के लिए आई केयर कीजिए, इन्फेक्शन प्रिवेंट कीजिए। विटामिन डी डिफिशिएंसी, बोन डिफॉर्मिटीज़, कैल्शियम सप्लीमेंट, फिजियोथेरेपी, बोन हेल्थ मॉनिटरिंग, ऐसे ही विटामिन के लिए भी, B12 के लिए भी, सबके लिए है। एंड न्यूट्रिशन एजुकेशन रिगार्डिंग हेल्दी ईटिंग हैबिट्स, पेशेंट एजुकेशन विटामिन डिफिशिएंसी मैनेजमेंट का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। पेशेंट को समझाना चाहिए डाइट के बारे में, बैलेंस डाइट लो, फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स कंज्यूम करो, ठीक है, लाइफस्टाइल चेंज करो, प्रॉपर सनलाइट एक्सपोजर लीजिए, अल्कोहल स्मोकिंग अवॉइड कीजिए, रेगुलर हेल्थ चेकअप करवाइए। ठीक है, मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस अगर सप्लीमेंटेशन प्रिस्क्राइब किए गए हैं तो सही डोज लो, ट्रीटमेंट कंप्लीट करो, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो ओवरऑल प्रिजर्वेशन की बात करें हम, बैलेंस न्यूट्रिशनल डाइट लीजिए, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सेरेल्स, पल्सेस, मिल्क प्रोडक्ट्स, प्रोटीन सोर्सेज, सब कुछ लो। न्यूट्रिशन एजुकेशन, लोगों को एजुकेट करना ज़रूरी है, कौन से फूड्स में कौन सा विटामिन मिलता है, डेफिशिएंसी के सिम्टम्स क्या हैं, विटामिन सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम। ठीक है,
बच्चों के लिए, प्रेग्नेंट वुमेन के लिए, न्यूबॉर्न्स के लिए, रेगुलर सनलाइट एक्सपोजर, प्रिवेंशन ऑफ माल न्यूट्रिशन, अर्ली डायग्नोसिस, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो अभी हमारा जो नेक्स्ट क्लास आएगा वो है मिनरल डिफिशिएंसी डिजीज़, आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस एंड आयोडीन। तो हमारा विटामिन से रिलेटेड चीज़ें यहीं तक ख़त्म होता है। बाकी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट डे। तो थैंक यू।